हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तैयारी कैसे चले मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि भाई तैयारी तो सब बच्चे करते हैं, लेकिन सिलेक्शन किनका होता है? जो स्पेशल सवाल करते हैं, जो औरों से हटके होते हैं और जो सवाल आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। सही तरीके से अगर आप पढ़ाई करोगे और सही तरीके से क्वेश्चन का चुनाव करके उनको डेली हल करोगे, लगाओगे, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, ये मेरी गारंटी है। और इस तरह के क्वेश्चन ही आपके पेपर में पूछे जाते हैं, जो मैं आपके लिए बार बार लेकर आता हूँ हर एक क्लास में। अगर आप ये सारी क्लास अटेंड कर लेते हो तो कोई ताकत नहीं है आपके सिलेक्शन को रोक दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बीच के का अंतर क्या होगा? तो ध्यान देना, जब आप सवाल पढ़ोगे तो ध्यान रखना, यहाँ पे क्या कहा गया है? बड़ी अभाज्य संख्या की बात की गई है। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो संख्या किसी से कैंसिल नहीं होती। और इस बात को अपनी कॉपी में नोट कर लो कि 2 अंकों की जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है वो होती है आपकी 97, और 2 अंकों की जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो होती है आपकी 11। माइनस करेंगे इसमें से, 7 में से 1 गया 6 और 9 में से 8 गया 1, तो आपका आएगा 86। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ साथ मैं आपको अभाज्य संख्या के बारे में थोड़ी सी बातें और बता दूं, जो आपका कोई भी पेपर आएगा आपकी गलती नहीं होगी। देखो, अगर हम सबसे बात करें सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे जो छोटी अभाज्य संख्या होती है वो आपकी 2 होती है। और खास बात यह है, ये जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है ये आपकी सम भी होती है। उसके बाद इसके जो अगली सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, ध्यान रखना क्या कह रहा हूं मैं, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या वो आपकी 3 होती है। और सबसे बड़ी एक अंक की अभाज्य संख्या वो होती है आपकी 7। और सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या वो मैंने बताया आपकी 11, और सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या आपकी 97। यहां तक की रेंज का सवाल ये आपके पेपर में पूछा जाता है। पर्सन इस तरीके से बना लेता है, आपसे कहेगा कि पहली 4 अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। तो पहली 4 अभाज्य संख्या वो जो किसी से नहीं कटती, जैसे कि 2 हो गई, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, पहली 4 अभाज्य संख्या है, इनको जोड़ के आप आंसर दे दोगे। इस तरह की चीजें आपको पेपर में पूछ लेगा, या आपसे कह लेगा कि पहली 2 सम तथा विषम अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। तो सम और विषम संख्याओं का अभाज्य का योग होता है 3 और 2। या आपसे ये कह देगा कि एक अंक की सबसे छोटी विषम तथा सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। तो ऐसी कंडीशन में 3 + 7 कर देना। जैसा पर्सन पूछेगा वैसे ही, बस आपको अभाज्य संख्याओं की नॉलेज होनी चाहिए, और खासकर इतनी जो मैंने बताई यही पेपर में आएगी, आपको 100% गारंटी देता हूं मैं। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में कहा है, यह आपको दिया गया 13/50। क्या दिया गया है? 13/50, और इस संख्या को दशमलव में बदलना है। लेकिन दशमलव में बदलने के बाद और उसके बाद फिर उसके अंकों का योग बताना है। तो हम क्या करेंगे, देखो दशमलव में कैसे बदलते हैं। ऊपर की जो संख्या होती है ये अंश होती है, और नीचे की संख्या आपकी हर होती है। अंश को हर से भाग करते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर भी गलती कर बैठते हैं, बड़ी संख्या को छोटी से भाग कर देते हैं। ऐसा नहीं है, हमेशा हर से ही अंश को भाग करना है, चाहे वो बड़ी छोटी, उससे मतलब नहीं। 50 का पहाड़ा 13 में तो नहीं चलेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे और इधर एक 0, तो ये हो गया 130। 50 दूनी हो गया हमारा 100। माइनस करेंगे, 100 में से 30 जाकर 30 बचेगा, और दशमलव है तो एक 0 उतार सकते हैं। फिर हमारा 50 छिक्का होते हैं 300, 50 छिक्का आपका 300 हो जाएगा, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो इसका हमारा जो दशमलव बदला ये आया 0.26। अब पर्सन में ये नहीं पूछा, पर्सन में पूछा परिणामी दशमलव संख्या में अंकों का योग, कि जो आपने दशमलव में संख्या बदली है इसके अंकों का योग बताओ। अब हम इसके अंक कितना है, एक आया है 6 और 2, और दूसरा आया 6, तो 2 + 6 = 8। इसके अंकों का योग हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 2 संख्याओं का गुणनफल है 2400, उनका मासा है 15, उन संख्याओं का लासा क्या होगा? देखिए बच्चे, अगर आपके पास कोई भी 2 संख्याओं का गुणनफल है तो ऐसी कंडीशन में इनका जो एलसीएम होता है वो बराबर होता है संख्याओं के गुणनफल और बटे में मासा के। नोट कर लेना फॉर्मूला, संख्याओं का गुणनफल बटा मासा करेंगे तो एल ऐसा आ जाएगा। अब संख्याओं का गुणनफल है 2400 डिवाइड बाय एचसीएफ है 15 करेंगे हम यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा 3 × 8 = 24, 00 और 3 × 5 = 15।
हो जाएगा 800 बटे 5 और 5 से 800 को काट करेंगे 16 पंजे 80 और 0, तो हमारी जो एलसीएम होगा वो 160 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। यहाँ पर भी कुछ खास बातें होती हैं वो समझ लीजिए। हमेशा संख्याओं का जो गुणनफल है वो बराबर होता है संख्याओं के लासा गुणा संख्याओं के मासा से, और यहाँ से हमारे फॉर्मूले बनते हैं। अगर हमें एक संख्या दी गई है और दूसरी संख्या निकालनी है तो ऐसी कंडीशन में लास है गुणा मास है, जो भी दिया होगा उसको भाग कर देना आप दूसरी दी गई संख्या से। और अगर एलसीएम निकालना है तो आपका फॉर्मूला बनी गया एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनफल बटे में एचसीएफ, और अगर आपको मासा पूछ लिया जाए एचसीएफ पूछ लिया जाए तो ये हो जाएगा संख्याओं का गुणनफल बटे में एलसीएम। तो यहां से आपके 3 फॉर्मूले बन जाते हैं, तीनों को अच्छे से नोट कर लेना कॉपी में। अगला प्रश्न है, एक छात्र ने परीक्षा में 25 अंक प्राप्त किए 25%, और वो छात्र बेचारा 30 अंकों से फेल हो गया। वहीं पर उसी परीक्षा में एक दूसरा छात्र भी है, उसने 50% अंक प्राप्त किए और जितने अंकों से पास होना था उससे 20 अधिक अंक लेकर आया। तो परीक्षा कितने अंकों की थी ये आपको बताना है, यानी कि आपको मैक्सिमम मार्क्स बताने हैं। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है और बहुत ही सिंपल ट्रिक के साथ मैं आपको बताऊंगा। आपको क्या करना है, मैक्सिमम मार्क्स बराबर जितने अंकों से वो फेल हुआ और जो दूसरा बच्चा जितने अंक अधिक लाया, दोनों को क्या करना है, आपको प्लस करना है। यानी कि आप लिखोगे यहाँ पे 30 + 20 डिवाइड बाय दोनों के प्रतिशत का अंतर, यानी कि एक बच्चे लाया था 50% और एक बच्चा लाया था 25%, और इंटू में कर दीजिएगा 100। हल करेंगे 30 और 20 आपका कितना हो गया 50, डिवाइड बाय 50 में से 25 गया 25 और इंटू में 100। हल करेंगे यहाँ से 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो आपके हो जाएगा 2 × 100, 100 दूनी कितना हो गया 200। तो वो जो पेपर था वो 200 अंक का था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ये सवाल पेपर में आने के जो है 95% चांस है, और ये सवाल बहुत ही आसान होता है। यहाँ पे क्या कहता है, एक बच्चा कुछ परसेंटेज लाता है और वो कुछ नंबर से फेल हो जाता है, दूसरा बच्चा भी कुछ परसेंटेज लाता है लेकिन वो बच्चा फेल होने से अधिक अंक लाकर, यानी कि जितने अंकों पे पास होने वाला था उस पास होने से ज्यादा अंक वो लेकर आ जाता है। तो बस आपको बताना पेपर कितने नंबर का था। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो बच्चा फेल और पास हुआ है दोनों अंकों के प्लस कर देना, दोनों के प्रतिशत के अंतर से भाग कर देना और गुणा 100 कर देना, आपका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो यह धनराशि उसी दर से कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी, आपको ये बताना है। देखो बहुत ही आसान सवाल है। कोई धनराशि अगर t1 समय में n गुना होती है और वही धनराशि t2 समय में m गुना होती है, तो ऐसी कंडीशन में इनके बीच में एक संबंध होता है। संबंध ये होता है t1 बटे t2 बराबर होता है n-1 बटे में m-1, यानी कि यहां पर हमसे कहा गया है कोई धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। इसका मतलब t1 आपका 5 हो गया और ये 2 गुना हो रही है। यह धनराशि उसी दर से कितने वर्ष में, t2 हमसे पूछा गया है, और अपने आप की 4 गुना हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका, वैल्यू रख दो। t1 कितना है 5 बटे में t2 तो हमें ज्ञात ही करना है, n-1, n कितना है 2, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, और m-1, m कितना है 4 गुना हुई थी तो 4 में से 1 जाके आपका 3 बचेगा। अब इसको हल करोगे आप तिरछी गुना, t2 की गुना 1 से करोगे तो t2 हो जाएगा और 5 3 हो गया 15। तो यही धनराशि हमारी 15 वर्ष में अपने आप की 4 गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा से चलते हुए एक खंबे को 15 सेकंड में पार कर लेती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। देखो बच्चे, जब कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है तो ऐसी कंडीशन में ये जो वो दूरी तय करती है, ये दूरी उस रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर हो जाती है। और आपको पता है बच्चे, दूरी बराबर होता है आपका चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। लेकिन यहां पर भी एक बात ध्यान रखनी होती है कि अगर हमारा समय सेकंड में, हमारा किस में है, सेकंड में है, 15 सेकंड समय दिया गया है, तो हमारी जो चाल है, हमारी जो स्पीड है, वो स्पीड भी आपकी किस में होनी चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में। जबकि हमारी जो यहाँ पर स्पीड है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है। तो हम क्या करेंगे, इस किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड को पहले हम मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे। कैसे बदलते हैं, सीख लो। अगर हमारी कोई स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है, उसको मीटर प्रति सेकंड बदलना है, तो उसको हम 5/18 से गुणा करते हैं। हल करेंगे 18 चौक 72, 5 चौक 20, तो इस रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी 20 मीटर प्रति सेकंड।
अब हम इसको हल करेंगे। हमसे पूछा गया था रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। भाई लंबाई तो दूरी के बराबर होती है, तो चाल हमारे पास आ गई 20 मीटर प्रति सेकंड और समय था 15। तो हल करेंगे 15 दूनी 30, तो उस रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है उसको नोट कर लो, वो ये है कि कभी भी आपको चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी जाए और उसको आपको मीटर प्रति सेकंड बदलना है, तो 5/18 से गुणा कर लीजिएगा, वो चाल आपकी मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगी। यहीं पर चाल आपकी अगर मीटर प्रति सेकंड में है और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलनी है, तो उसको 18/5 से गुणा कर देना, वो आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगी। सारा खेल है 5/18 का, बस इसको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 7200 वर्ग मीटर है तो उसका परिमाप बताइए। तो बच्चे आपको पता है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर आपका होता है क्षेत्रफल। और उसने कहा मैदान की जो लंबाई है वो चौड़ाई की दुगनी, तो आप ऐसा करो, चौड़ाई को मान लो x मीटर, तो लंबाई हो जाएगी हमारे पास 2x मीटर। अब हम इसको हल करेंगे, तो लंबाई हमारे पास है 2x और चौड़ाई है हमारे पास x और बराबर में क्षेत्रफल है 7200। अब 2 की x से करेंगे तो ये आपका 2x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7200। अब बच्चे x स्क्वायर बराबर 7200, ये जो 2 गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा, 2 से 7200 कटेगा 3600 बार। सो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 3600 और x बराबर, जब हमारा एक्स स्क्वायर का मान ये है तो x बराबर, जब स्क्वायर हटाते हैं तो इधर अंडर रूट लग जाता है और 36 का जो अंडर रूट होता है वो 60 होता है, तो x का मान हो गया 60। यानी कि हमारी जो चौड़ाई है वो आ गई है 60 मीटर और लंबाई जो है वो आ गई है 120 मीटर। लेकिन उसने क्या पूछा आपसे, उसने कहा इसका परिमाप बताओ। क्या बताओ इसका परिमाप? तो परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। फॉर्मूला नोट कर लेना, 2 गुणा लंबाई कितनी है 60 मीटर, लंबाई है हमारे पास 120 मीटर और चौड़ाई है 60 मीटर। हल करेंगे, 2 गुणा 120 और 60 हो जाएगा आपका 180 और 180 दूनी होता है 360, तो इसका जो परिमाप है वो 360 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ये वो सवाल है जो बच्चों से नहीं हो पाते और फिर बच्चों का सिलेक्शन रुक जाता है। जो बच्चा सवाल को कर लेता है उसका सिलेक्शन 100% हो जाता है। अगला प्रश्न है, ABC की वर्तमान आयु का योग है 90 वर्ष। कितना है वर्तमान आयु का योग? 90 वर्ष है। और 10 वर्ष पहले इनकी जो आयु का अनुपात था वो 1:2:3 था, तो B की वर्तमान आयु क्या होगी? तो आप मान के चलो कि 10 वर्ष पहले इनकी आयु x थी और B की आयु थी 2x और C की आयु थी 3x। लेकिन वर्तमान आयु का योग है 90 और ये 10 वर्ष पहले की आयु है, तो मैं इसमें 10 जोड़ दूंगा तो ये मेरी वर्तमान आयु हो जाएगी। सभी में मैंने 10 प्लस कर दिया, तो ये क्या हो गई हमारी A की वर्तमान आयु, B की वर्तमान आयु और C की। और इन सभी की आयु का योग कितना है 90, तो मैं क्या करूंगा, सबको प्लस कर दूंगा, x + 10 प्लस 2x + 10 और प्लस 3x + 10 = 90 वर्ष। यहाँ से हल करेंगे 10, 20, 30 और 3, 2, 5 और 1 6x, ये आपको हो जाएगा यहाँ से 6x बराबर 90 - 30, क्योंकि ये जो 30 है इधर आके माइनस हो जाएगा। 6x बराबर आपका हो जाएगा 60 और x बराबर हो जाएगा 60/6 और 6.60, x का मान हो जाएगा 10। पूछा है B की वर्तमान आयु, तो B की वर्तमान आयु है 2x + 10, यानी कि 2 गुणा 10 + 10, 10 दूनी 20 + 10 बराबर 30, तो B की वर्तमान आयु होगी 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अब बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आपको आज की क्लास कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना दबा के, ताकि हर उस बच्चे तक पहुंचे जिसको जरूरत है, जिसको रियली सिलेक्शन की जरूरत है, वो बच्चे इसको देखो। अदरवाइज बाकी सबको जय राम जी की, और अपने अपने घर स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो। जिसे सिलेक्शन चाहिए वो देखो, अदरवाइज अपना आराम से रील देख सकता है, जो उसकी मर्जी वो देख सकता है।